बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज की क्लास में नए टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2। और जो टॉपिक हम शुरू करेंगे एडवांस फाइनेंशियल का, उसका नाम है कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ये हमारे नए टॉपिक का नाम है जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। ये एक छोटा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एमलगमेशन की तरह, लेकिन इस टॉपिक के आने की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एब्जॉर्प्शन और एमलगमेशन के आने की फ्रीक्वेंसी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये कह सकता हूँ कि पेपर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन तकरीबन हर साल आता है। अल्लाह के हुक्म से इस साल भी आएगा। लेकिन अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन, एमलगमेशन, कैपिटल रिडक्शन की, तो इन तीनों में से मिनिमम एक टॉपिक तो आएगा। कौन सा, किसी को नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। तो मीन्स हमें तीनों के लिए प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। और कभी अगर अमाल ज़्यादा ही अच्छे हों तो मुमकिन हद तक ये इम्कान होता है कि एब्जॉर्प्शन एमलगमेशन में से एक टॉपिक दे दे और कैपिटल रिडक्शन का क्वेश्चन भी दे दे। तो हमने आज की क्लास में इसीलिए कैपिटल रिडक्शन को पढ़ाना शुरू करने का फैसला किया कि हम कोशिश करके ईद से पहले पहले तक या तो इसे ख़त्म कर लें या फिर ईद के बाद एक आध क्लास और एक दो क्लासेस और हो जाएं और उसमें ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। टॉपिक मुश्किल कोई भी नहीं होता। हाँ, टीचर ये ज़रूर बता देता है आपको। मैं जनरली मैं आमतौर पर स्टूडेंट को ये कह देता हूँ कि भाई ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये थोड़ा आसान होगा। लेकिन हमेशा फिर उसके आखिर में ये भी कहता हूँ कि कोई टॉपिक बजाते खुद मुश्किल नहीं होता, वो हमारा इंटरेस्ट डिसाइड करवाता है कि कौन सा टॉपिक में हम कितने परसेंट इन्वॉल्व हैं, कितना हम उसमें दिलचस्पी लेते हैं, तो वो हमें आसान लगता है। तो मेरे हिसाब से वालेकुम अस्सलाम का आशान साहब, जिन लोगों को जर्नल एंट्रीज पर कमांड है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ये चैप्टर बआसानी समझ आ जाएगा। सबसे पहला, अगर आप जरा आइए अब इसको समझाने की तरफ चलता हूँ। कोशिश यही होगी कि मैं लिमिट में रहते हुए थ्योरी कहूँ, ना आप ज़्यादा परेशान हों, ना पकें, ना आप मुश्किल महसूस करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो बिला झिझक, या अगर मेरी आवाज़ ख़राब हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि आवाज़ सही नहीं आ रही, ताकि मैं उसको सही कर दूँ। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम सेल्फ एक्सप्लेनिंग है, सेल्फ डिफाइनिंग है। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस क्लास में मौजूद तमाम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं इस लफ्ज़ से, कैपिटल। ओके, सबको पता है कैपिटल क्या होता है? अच्छा, बिल्कुल पता है। मैं आपकी जहानत पे शक नहीं कर रहा। लेकिन आपने ये देखा कि हमने एब्जॉर्प्शन और एमलगमेशन के टॉपिक को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया? हमने हमने एब्जॉर्प्शन का टॉपिक पढ़ा, हमने एमलगमेशन पढ़ा। हमने इन दोनों टॉपिक्स को किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा? जवाब है आपके पास? 100% जवाब है आपके पास। आप जवाब नहीं दे रहे लेकिन अभी तक। हो सकता है हफ्सा का जवाब आ गया।
शुक्रिया, 2-3 जवाब आ गए मेरे पास। इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ मैं आपका। हमने इसे ज्वाइंट स्टॉक कॉरपोरेशन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, तो भाई हम कैपिटल रिडक्शन के टॉपिक को भी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। सर क्या ये सिंगल ओनर बिजनेस और पार्टनरशिप में नहीं होता? भाई सिंगल ओनर बिजनेस और पार्टनरशिप में कैपिटल रिडक्शन के लिए टॉपिक नहीं पढ़ाते। वहां जब बिजनेस को लॉस होता है तो मालिक के हिस्से को डायरेक्ट कम कर देते हैं। जब प्रॉफिट होता है सारा का सारा प्रॉफिट डायरेक्ट मालिक को मिल जाता है। लेकिन कंपनी में जब प्रॉफिट होता है, तो अब तुम याद दिलाना मुझे, कंपनी में जब प्रॉफिट होता है तो क्या कंपनी अपना सारा प्रॉफिट डायरेक्ट मालिकान में बांट देती है? यस और नो? और अगर तुम कहते हो नो, तो फिर इस नो का जवाब भी दो, तो फिर कंपनी अपना प्रॉफिट कहाँ रखती है? कंपनी अपना प्रॉफिट कहाँ रखती है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब कोमल, इकरा, हफ्सा, मोहम्मद हसान। हफ्सा आप कल चली गई थी। यमुना का भी शुक्रिया, अजहर भाई का भी शुक्रिया। जी, कंपनी को जो भी प्रॉफिट लॉस होता है कंपनी उसे रिटेन अर्निंग में रखती है। प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग में रखती है, तो क्या लॉस को कहीं और रखती है? शुक्रिया रिमशा आपका भी बहुत। जी, मरियम परवेज और वर्दा नहीं है क्या? अच्छा, ओके ओके हफ्सा जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। ओके शुक्रिया वर्दा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई सिंगल ओनर बिजनेस में तो जो प्रॉफिट हुआ जो लॉस हुआ वो सारा का सारा मालिक को मिल गया हाथ के हाथ। या तो उसका कैपिटल बढ़ गया या उसका कैपिटल कम हो गया। लेकिन कंपनी में जब प्रॉफिट लॉस होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट लॉस को फौरन मालिकान में बांटती नहीं है, एक अकाउंट में रखती है जिसका नाम है रिटेन अर्निंग। अच्छा भाई, प्रॉफिट को रख देती है, चलो समझ में आता है। बाद में फिर एनुअल जनरल मीटिंग होती है, डिसाइड किया जाता है इसमें से इतने रुपए कैश डिविडेंड होगा, इतना स्टॉक डिविडेंड होगा, इतने रुपए का रिजर्व बनाएंगे, और फिर बाकी पैसे रिटेन अर्निंग में पड़े रहेंगे। सही है, मान लिया। तो जब कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी लॉस भी तो कहाँ रखती है? रिटेन्ड अर्निंग में। इसका मतलब है कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, वो फौरन मालिकान में नहीं बांटती, वो उसे रखती है रिटेन अर्निंग में। अब अगला जुमला कान खोल के सुनना, बड़ा कीमती जुमला कहने लगा हूं यार। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है रिटेन अर्निंग अर्निंग में रखने के बाद कंपनी उस प्रॉफिट को बांटती तो है ना, इन द शेप ऑफ in the shape of in the shape of shares is not the correct answer. In the shape of, सिर्फ एक जवाब अभी तक सही आया मेरे पास। आप लोग बोलेंगे हमारा भी यही मतलब था। बेशक आपका मतलब कुछ भी हो, मुझे मतलब से गर्ज नहीं पड़ता, मुझे वर्ड चाहिए होता है प्रॉपर। और प्रॉपर वर्ड सिर्फ वर्दा ने मुझे बताया, वो है डिविडेंड। इन द शेप ऑफ डिविडेंड। मैं आपसे बोलूं डिविडेंड कितनी शक्लों में दिया जाता है, तो आप बोलिएगा कैश और शेयर की शक्ल में। मेरा सवाल तो ये था, कंपनी अपना प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में रखती है, फिर रिटेन अर्निंग से निकालकर मालिकान में बांटती है, किस शक्ल में? तो आप नाम दीजिए डिविडेंड की शक्ल में। फिर मैं बोलूं डिविडेंड कितनी शक्लों में होता है, आप बोलिए कैश की शक्ल में भी हो सकता है, कैश डिविडेंड, और स्टॉक शेयर की शक्ल में भी हो सकता है, स्टॉक डिविडेंड। बहरहाल वर्दा का शुक्रिया। बाकी लोग भी समझने की कोशिश करें कि टीचर क्या पूछ रहा है। मेरे बच्चों, कंपनी अपना प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में रखती है, बाद में डिविडेंड की शक्ल में मालिकान में बांट देती है। आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सवाल पढ़ के आए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने कम से कम 2, 4, 6 जो लोग जिन लोगों ने बनाए, जिन्होंने नहीं बनाया मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, जिन्होंने बनाए मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ। कम से कम अपने 5-6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल अटेम्प्ट किए सब लोगों ने तकरीबन। जिन्होंने नहीं किया उनसे माजरत चाहता हूँ, वो टॉपिक में मौजूद नहीं थे। बहरहाल मेरे टॉपिक्स तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना यूट्यूब पे जो है वो पब्लिक कर दी है बहुत सारी वीडियोस। तो आप जाके अगर प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्लेलिस्ट में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तमाम वीडियोस देख लें वन बाय वन,
तो आप उस टॉपिक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगरचे कि उसमें फजूल बातें भी बहुत होती हैं इधर उधर की, कभी मैं डांट रहा हूँ बच्चों को, कभी नेट नहीं चल रहा, कभी आवाज नहीं आ रही, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास ना मेरा कोई ये प्रॉपर सोर्स ऑफ चैनल है यूट्यूब, और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इसकी प्रॉपर एडिटिंग करवा के और शशके वशके डलवा के जो है ना वीडियो डलवाऊं, या तो मैं सिर्फ उसी से पैसे कमाऊं तो समझ में आता है। तो जरा अटक रही है वॉइस, और किसी के पास भी वॉइस अटक रही है? तो अभी अभी जिक्र ही किया था आवाज अटकने का, फौरन अटक गई आवाज। कितनी फर्मा बरदार है आवाज मेरी। अच्छा, वो शायद कोमल आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आवाज तो सेट है भैया, आज हमने सिस्टम चेंज किया हुआ है थोड़ा, बड़ा वाला माइक खोला ही नहीं है, उसकी वजह से आवाज बार बार डिस्टर्ब होती है। चले बहरहाल समरी ये है, इंशाल्लाह कोमल आपके पास आवाज ठीक हो जाएगी, और नहीं ठीक हो तो फिर वीडियो लेक्चर जिंदाबाद। काम की बात आखिर में ये है कि भाई कंपनी अपना प्रॉफिट बांट देती है इन द शेप ऑफ डिविडेंड। 6, 7, 8 सवाल तुम कर चुके हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, 6, 7, 8 सवाल तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कर चुके हो। उन 8 सवालों में जब कंपनी को लॉस हुआ, अगर कभी हुआ, तो तुमने देखा उस लॉस को मालिकान में बांटा? नहीं देखा। बिल्कुल सही, नहीं देखा। बिल्कुल सही, नहीं देखा। शुक्रिया। यानी हमने प्रॉफिट को तो डिविडेंड की शक्ल में बढ़ते हुए देखा, बट हमने क्या कहते हैं जनाब अली, आपके लॉस को डिविडेंड की शक्ल में या लॉस को लॉस की शक्ल में बढ़ते हुए नहीं देखा। हमने ये किसी सवाल में नहीं पढ़ा कि शेयर होल्डर को इनवाइट किया गया कि 2-2 रुपए सब ला के कंपनी को दे दें क्योंकि कंपनी को लॉस हो गया है। कभी किसी से पैसे नहीं मंगवाए। बस अब मेरे टॉपिक का आगाज हुआ चाहता है। फाइनली मैं आपको प्रिपेयर कर चुका हूँ उस बात के लिए जहां से मेरे टॉपिक का आगाज होता है। कंपनी अपने सारे प्रॉफिट अपनी मर्जी से, डायरेक्टर्स की मर्जी से, शेयर होल्डर्स की विलिंगनेस को हासिल करते हुए, उनकी मर्जी मालूम करते हुए, उनका डिविडेंड, उनका प्रॉफिट उनके दरम्यान बांटती रहती है ऑन एंड ऑफ। लेकिन कंपनी को जब नुकसान होता है तो कंपनी नुकसान मालिकान में नहीं बांटती अनटिल अनलेस, कीमती जुमला, कंपनी को जब लॉस होता है तो कंपनी लॉस को रखती तो कहाँ है? रिटेन अर्निंग में। तो कब तक रखती है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। मैं कह रहा हूं कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं है, डिटरमाइन नहीं है, तय नहीं है। अगर कंपनी 4 साल के बाद लगे कंपनी को कि भैया आप 4 साल हो गए नुकसान होते होते, अब कंपनी चलाना मुमकिन नहीं है, तो फिर 2 में से कोई एक काम होगा। 8 साल के बाद, 12 साल के बाद, 6 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को ये लगे कि इतना लॉस होने के बाद अब कंपनी को चलाना मुमकिन नहीं है, तो 2 तरह की बातें मुमकिन हैं। कितनी तरह की? 2 तरह की बातें, 2 तरह के एक्शंस मुमकिन हैं। नंबर 1 इज लिक्विडेट द बिजनेस, खत्म कर दो कारोबार को, फी अमानिल्लाह, सब चीजें बेच दो, जो जिसके हिस्से में आए उस शेयर होल्डर को दो, बोलो अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, कंपनी खत्म हो गई आज से। हम लिक्विडेशन नहीं पढ़ रहे, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना, हम नहीं पढ़ रहे कंपनी। सर फिर क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक का नाम है कैपिटल रिडक्शन। क्या मतलब है सर इसका? आज कंपनी के डायरेक्टर्स एक स्कीम बनाएंगे जिसके तहत, कब बनाएंगे? 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद, डिपेंड कि बिजनेस कब कब डायरेक्टर्स को ये बात महसूस होती है कि भैया अब इतना लॉस हो गया कि कारोबार चलाना बस की बात नहीं, तो फिर वो एक स्कीम बनाएंगे जिसके मुताबिक, क्योंकि लिक्विडेट नहीं करेंगे ना हम, अगर लिक्विडेट कर देंगे तो हमारा टॉपिक ही खत्म हो गया। तो वो क्या बनाएंगे? एक स्कीम जिसमें वो शेयर होल्डर्स को कहेंगे कि आपको अपने घर से लाके कुछ देने की जरूरत नहीं है। फिर वो जो आपके पास सर्टिफिकेट है ना कितने रुपए वाला, शुक्रिया, जो लोग जवाब देते हैं थोड़ी सी हिम्मत बन जाती है कि वो जाग रहे हैं और मैं भी जाग रहा हूँ। 10 रुपए वाला आपकी मिल्कियत को अब कंपनी कर देगी।
अलैना ने भी बिल्कुल सही बोला, टिका के आंसर दिया, जबरदस्त। अलैना ने बोला 10 रुपए वाला या 100 रुपए वाला। क्यों? जरूरी थोड़ी है कि कंपनी ने सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हों, कंपनी ऑर्डिनरी के साथ प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है। तो हो सकता है कुछ लोग कंपनी में 10 रुपए वाले शेयर के मालिक हों, कुछ 100 रुपए वाले शेयर के मालिक हों। तो आज शेयर होल्डर ने एक स्कीम बनाई, उस स्कीम का नाम है स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन, उस स्कीम का नाम है स्कीम ऑफ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। और उस रिकंस्ट्रक्ट करेंगे कंपनी को, रिडक्शन रिड्यूस करेंगे। किसे रिड्यूस करेंगे? शेयर होल्डर इक्विटी को। वो जो मालिकान के पास सर्टिफिकेट है जिसपे लिखा है कि एक शख्स 5,000 शेयर का मालिक है, 10 रुपए के हिसाब से एक 5,000 शेयर 50,000 रुपए का मालिक है कंपनी में, उसे बोलेंगे मुबारक हो, अब आप कंपनी में 5,000 शेयर्स के मालिक तो हैं, लेकिन अब आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपए नहीं है। किसी मासूम बच्चे ने सवाल किया, बोला सर पाकिस्तान में शेयर की वैल्यू तो 10 रुपए होती है, पार वैल्यू शेयर की। जी हाँ बिल्कुल, कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से शेयर की वैल्यू कम नहीं कर सकती। जब किसी कंपनी को ये लगे, जब किसी कंपनी के डायरेक्टर्स को ये लगे कि कंपनी चलाना अब मुमकिन नहीं, तो वो बाकायदा एक स्कीम बनाकर उस स्कीम को पहले SECP में जमा करवाएगी और बाकायदा कोर्ट से अप्रूवल लेगी। तो क्यों लेती है अप्रूवल? भैया कंपनी में आम आवाम का पैसा लगा हुआ होता है, आम आवाम के मुफाद का फैसला कोर्ट्स में किया जाएगा। डायरेक्टर्स हो सकता है अपना मुफाद सोच रहे हों, तो इसलिए ये तमाम इस तरह के जो फैसले होते हैं। अच्छा, अगर एक एक शेयर होल्डर को बुला के पूछा जाए तो हो सकता है कुछ शेयर होल्डर बोल रहे हैं हमारे पैसे वापस कर दो, हम नहीं चाह रहे कंपनी चलाना, ये वो, तो एक ड्रामेबाजी मच जाए। तो इसलिए इस स्कीम को बनाकर शेयर होल्डर्स के सामने भी पेश किया जाता है, शेयर होल्डर्स से भी उनकी राय ली जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको बताया नहीं जाता, उनसे भी पूछा जाता है, उनकी भी राय ली जाती है। और जब शेयर होल्डर राजी हो जाते हैं, रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तो फिर इस चीज को कोर्ट में ले जाके दिया जाता है कि जी हाँ देखें शेयर होल्डर्स राजी हैं, अप्रूवल ले लिया हमने, अब हम अपने शेयर की वैल्यू कम करेंगे। तो फिर SECP एक स्पेशल परमिशन देता है कि इस कंपनी को हमने इजाजत दी कि वो अपने एक शेयर की वैल्यू कम कर दे, और इसी अमल को कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। एक आखिरी बार दोबारा कहूंगा ये जुमला और उसके बाद कैपिटल रिडक्शन बताऊंगा कितने तरह से हो सकती है, और फिर मैं सवाल पर जाऊंगा। ज्यादा पकाऊंगा नहीं थ्योरी, लेकिन जो काम की बातें मैं कह सकता हूँ, जो बोल सकता हूँ, आप सुन सकते हैं रोजे की हालत में, और मैं बोल सकता हूँ इत्मीनान से, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बोलूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि एक कंपनी जो मुस्तकिल पिछले कई सालों से नुकसान उठा रही है, आज वो कंपनी अपना मेक ओवर कर रही है। मेक ओवर समझते हैं आप लोग? मेक ओवर ही कहते हैं ना? हाँ, मेक ओवर कहते हैं। खवातीन तो ज्यादा अच्छा समझ रही होंगी, बॉयज अगर समझ नहीं पा रहे तो मैं बॉयज के लिए बोलता हूँ, मेकअप कर रही है। मेकअप, मेकअप समझते हो बॉयज? मेकअप करेंगे तो फिर एक नया अच्छा चेहरा सामने आ जाएगा, एक नया अच्छा चेहरा। अभी सर तो अभी अच्छा चेहरा नहीं है, अभी कंपनी लॉस में है। किसी को भी ले जाके अगर कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई तो रिटेन अर्निंग बजाय क्रेडिट के कहां नजर आ रहा होगा? काशान भाई ने तो महफिल ही लूट ली। काशान भाई ने बोला सर शेयर कम नहीं कर सकते शेयर की वैल्यू कम करने के बजाय। जी हाँ, इस तरह भी हो सकता है काशान भाई, क्यों फिक्र करते हैं आप? ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को बोले कि जो 2 शेयर का मालिक था अब से वो 2 का नहीं बल्कि वो, काशान भाई कभी कभी अनम्यूट करके भी बोल देना चाहिए। कंपनी हो सकता है कह दे कि जो लोग 2 शेयर के मालिक थे अब से वो 2 के नहीं बल्कि वो 1 के हो गए, 1 शेयर के मालिक हैं। तो वो जो 1 शेयर के पैसे हैं वो क्या कंपनी के डायरेक्टर लेके खा जाएंगे? नहीं, उस 1 शेयर के पैसे से वो जो कंपनी को पिछले कई अरसों से नुकसान हो रहा था, जो कि किस अकाउंट में जमा हो गया था रिटेन अर्निंग में, किस साइट पर? डेबिट साइट पर। मेरे प्यारे बच्चों ने जवाब दिया, कंपनी ने बोला हम उस नुकसान को राइट ऑफ करेंगे। क्योंकि जब हम किसी बैंक के पास कर्जा लेने जाते हैं, जब हम किसी को दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट, वो कहता है अब तुम्हारी कंपनी में तो रिटेन अर्निंग डेबिट में पड़ा हुआ है, ये डेबिट में पड़ा हुआ है, यानी तुम्हारी कंपनी तो लॉस में है, हम तो पैसे नहीं लगा रहे, हम तो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो कंपनी चाहती है कि उसका रिटेन अर्निंग अगर डेबिट में नजर ना आए तो कम से कम, क्रेडिट में नजर ना आए तो कम से कम डेबिट में भी नजर ना आए। लोगों को ये लगे चलो कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं है तो कोई लॉस भी नहीं है। तो इस बिना पर
कंपनी चाहती है कि वो जो कैपिटल रिटेन अर्निंग का बैलेंस डेबिट चला गया उसे खत्म किया जाए। उसे खत्म करने के लिए कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मालिकान से सबसे पहले कहती है कि आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कुर्बानी सिर्फ ये मालिकान देते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुर्बानी का बकरा क्रेडिटर्स को भी बनना पड़ जाता है। सर क्या मतलब? अरे वो जिन्होंने कर्जा दिया था ना कंपनी को, कंपनी उन्हें बोलती है हम तुम्हारे कर्जे को अदा तो करेंगे लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट अदा करने के लिए पैसे नहीं है, और अगर तुमने ये पैसे भी हमें ना छोड़े तो कंपनी डूब जाएगी, तुम्हारे सारे पैसे डूब जाएंगे। तो मरते क्या ना करते। क्रेडिटर कहता है अच्छा भैया, अगर तुमने हमारे देने थे 5 लाख तो चलो 4 लाख दो और मामला सेटल करो। किसी को बोलते हैं कि हम तुम्हारे 3 लाख में से 2 लाख दे सकते हैं, 1 लाख नहीं दे सकते। किसी को बोलते हैं हम आपके 5 लाख में से 2.5 लाख दे सकते हैं। सर क्या अपनी मर्जी से बोल देते हैं? नहीं भाई, कंपनी की एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन बनती है, डिस्कस होती है शेयर होल्डर के साथ, फिर इसी तरह क्रेडिटर्स के साथ डिस्कस होती है, फिर कोर्ट में ले जाके अप्रूव करवाई जाती है, फिर कंपनी उस अप्रूव्ड स्कीम के तहत अपनी बुक्स में एंट्रीज बनाती है। इसका मतलब है हमें इस चैप्टर में भी एंट्रीज बनानी है, लेकिन हमें पहले पता तो हो कि हम किस चीज की एंट्रीज बनाएंगे। हम एंट्रीज बनाएंगे कैपिटल को रिड्यूस करने की, और कैपिटल को रिड्यूस करके फायदा क्या होगा? कैपिटल को रिड्यूस करके जो पैसे बचेंगे, जैसे कि काशान भाई ने अपनी खूबसूरत आवाज में बोला कि जिसके पास 2 शेयर होंगे उसे 1 मिल जाएगा, तो वो जो 1 शेयर के पैसे होंगे कंपनी उसका क्या करेगी? उस 1 शेयर के पैसों से कंपनी उस रिटेन अर्निंग के डेबिट बैलेंस को खत्म करेगी, ताकि कंपनी का रिटेन अर्निंग डेबिट में नजर ना आए, लोगों को ये इंप्रेशन ना जाए। वो जो कंपनी का एसेट है जिसपे पिछले 4 साल से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए कि अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते तो लॉस और बढ़ जाता, कंपनी ऑलरेडी लॉस में थी। तो डेलिबरेटली जानबूझकर कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स के वैल्यू को ओवर स्टेट करके दिखा रहे थे, अब उस एसेट के वैल्यू को कम भी करेंगे। हसन भाई ने सवाल किया सर जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर हम सेल कर सकते हैं इसी तरह डिवेंचर भी सेल कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, सवाल इसके इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन सवाल हाँ वैलिड है। जिस तरह आप शेयर मार्केट में जाके स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हैं और आप अपने पैसे ज्यादा और कम जितने मिल रहे हैं आप ले सकते हैं, इसी तरह आप डिवेंचर भी जनरल मार्केट में जाके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाके बेच सकते हैं, वहां लोग आपसे खरीद लेंगे, ठीक है, और वो उसके ज्यादा पैसे भी दे सकते हैं और आपको कम भी दे सकते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल रिडक्शन का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब बस 2 छोटी सी बातें और सुन लो, फिर मैं सवाल की तरफ बढ़ूंगा। कैपिटल रिडक्शन 2 तरह से हो सकती है, टाइप्स ऑफ। अरे मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैंने आज चैप्टर नहीं खोला की बात है। ये खुला हुआ अंग्रेजी पढ़ना बैठ के घर पे आराम से, बेकार में मैं लिख रहा था। ये कैपिटल रिडक्शन का चैप्टर आपके सामने, बोलोगे सर हमें भेजा नहीं, आपने भेज दूंगा इंशाल्लाह। पहला सवाल भी है, लेकिन पहले ये देख लो जरा बस। सबसे पहला अंदाज जो मैंने तुम्हें बता दिया, बोला आग लगा दो कंपनी को ऐसी जिसमें नुकसान को नुकसान हो जा रहा है, छोड़ो यार बंद करो कंपनी, हो गई बंद। दूसरा अंदाज क्या हो सकता है भाई? रिकंस्ट्रक्ट कर लो, कैपिटल रिड्यूस कर दो। तो ये असल में ये दोनों ना रिडक्शन की किस्में हैं, रिकंस्ट्रक्शन की टाइप्स हैं ये दोनों, ठीक है सर हमने दोनों टाइप पढ़नी है। 95% पेपर में क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से आता है और आएगा और आना चाहिए और आया हुआ है। 5 से 10% चांस है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का अंदाज अलग है, लेकिन मेरा यकीन मानना एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तुम्हें आती है सर हमें आती है। चलो मैं अभी अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर पूछूंगा तुमसे कि तुम्हें आती है या नहीं। पहले अपने बता दूं ना, इंट्रोडक्शन दे दूं दोनों का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है सुनना जरा। दोनों टाइप्स ऑफ कैपिटल रिडक्शन है, दोनों टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है। कितनी तरह की रिकंस्ट्रक्शन है? 2, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी अपने अंदर के मामलात, अंदर के मामलात से मुराद अपनी बैलेंस शीट के अंदर की चीजों को चेंज करती है और उसका नाम वही रहता है, मार्केट में उसका परसेप्शन वही रहता है, सब वही रहता है, लोग उस कंपनी को उसी के नाम से जानते हैं और कंपनी अपनी विंडो ड्रेसिंग करके
जैसे विंडो शॉपिंग होती है ना, इस तरह विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है अब आप सोच रहे होंगे। विंडो शॉपिंग पता है आपको? पता ही होगी। जब लाइट चली जाए घर में तो इंसान कहता है चलो यार बराबर में तो चेज है, बराबर में तो इम्तियाज है, चलो आओ वहां ठंडे में जरा घूम फिर के आते हैं। अक्सर हमारी ऐसे करती है, शौकीन मिजाजी, ये भर देती है ट्रॉली। हम भी देख देख के इम्प्रेस हो रहे होते हैं, अबे इतनी ट्रॉली भरी हुई है, क्या करता है भाई। ऐसी ऐसी चीजें रखी होती हैं जो आमतौर पे हम महीनों में नहीं खरीदते, वो एक ही महीने में चार चार खरीद के लेके जा रहा होता है। बोलते बड़ी बड़ी पार्टी है भाई, किसी बड़ी गाड़ी में आया होगा बाहर, आवाज तो आ रही होगी टिका के, है ना। तो बस बात सिर्फ इतनी सी है कि विंडो शॉपिंग में हम शॉपिंग करते नहीं है जाके, बस ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं, दिखाते हैं कि हम कर रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हकीकत में वो होता नहीं है, लेकिन हम लोगों को अच्छी अपीयरेंस देने के लिए, जैसे कुछ लोग अप्रैल फूल मनाते थे, अब तो मुसलमानों में काफी शऊर आ गया, 1 अप्रैल को 2-4 पट्टियां करवा के पहुंच गए घर, बोला एक्सीडेंट हो गया, घर वाले परेशान हो गए, तो बच्चे को क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही होती है विंडो ड्रेसिंग। यहाँ पर क्या करते हैं हम, अपनी बैलेंस शीट में जो चीजें लिखी होती हैं, रिटेन अर्निंग डेबिट में होता है, उसे खत्म कर देते हैं। सर कैसे, इस तरह का मतलब जाली नहीं, जाली नहीं होती ये वाली विंडो ड्रेसिंग, जाली नहीं होती, ये कंपनी के मामला आते हैं। मैंने अर्ज किया, इसके लिए बाकायदा ऐसी सीपी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, कोर्ट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तब जाके फिर ये काम होता है कि रिटेन अर्निंग जो कि डेबिट में पड़ा है उसे क्रेडिट में फेंका जाता है, जीरो किया जाता है उसे। तो जो इंटरनल मामला बैलेंस शीट के अंदर की चीजों को चेंज कर दे उसे कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हम क्रेडिटर को बोले आपकी 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, हम आपको 80,000 रुपए देते हैं और बाकी 20,000 रुपए हम माफ कर दो, या 80,000 भी हम अभी नहीं दे सकते, बाद में देंगे, लेकिन आपकी 1 लाख की लाइबिलिटी है ना, हम इसे 80,000 कर रहे हैं भाई, हम आपको 1 लाख दे नहीं सकते, तो 20,000 का हमें क्या हुआ बोलो। मैं बोले जा रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। शुक्रिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जाग रहे हैं भाई, जाग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी खुशी हो जाती है ना इस तरह, टीचर को भी तो खुशी होनी चाहिए, वरना ऐसा लगता है मैं बोल रहा हूँ दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कहेंगे हमें अगर 1 लाख रुपए किसी को देने थे, हमने क्रेडिटर को बोला भैया हम तुम्हारे 1 लाख नहीं दे सकते, हम 80,000 देंगे, बस हमारे पास पैसे वैसे ही नहीं, हमारी तो कंपनी डूब रही है। तो उसने बोला अच्छा चलो ठीक है, तो 20,000 का हमें हुआ फायदा, तो क्या हम 20,000 रुपए प्रॉफिट लिख के मालिकान में बांट दें, लो मुबारक हो प्रॉफिट हो गया? नहीं, अरे भाई आज ये फायदा उससे इसलिए लिया है कि इस 20,000 रुपए की मदद से वो जो हमारा रिटेन अर्निंग मुस्तकिल लॉसेज में जा रहा है, हम उसको डेबिट से उठा के क्रेडिट फेंकें ताकि रिटेन अर्निंग जीरो हो जाए, या उसका बैलेंस क्रेडिट में आ जाए, ताकि देखने वाले को लगे कि कंपनी कोई बहुत बड़े लॉसेज से गुजर नहीं रही। समझ आ रही है मुसलमानों में क्या बोल रहा हूँ? अल्लाह करे समझ आ रही हो। तो कंपनी को फायदा तो हुआ, लेकिन इस फायदे को मालिकान में बांटना नहीं है, बल्कि इस फायदे से लॉसेस को राइट ऑफ करना है, वाइप ऑफ करना है, मिटाना है, खत्म करना है। और लॉसेस कहाँ पड़े हुए हैं कंपनी के? लॉसेस कहाँ पड़े हुए हैं कंपनी के? रिटेन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कुछ कहना चाह रहे हैं? रिटेन अर्निंग में पड़े हुए, बहुत शुक्रिया। जी सर। जी जी हसन साहब बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ जिस तरह की अभी आपने कहा कि अगर किसी की लाइबिलिटी जो है, किसी हमारे ऊपर 100 रुपये, हमने 80 रुपये उसको पे कर दिए, हमने अपनी मजबूरी बता दी कि ये मजबूरी इसलिए हम आपको 20 रुपये नहीं दे सकते, फुल पेमेंट नहीं कर सकते, हम आपको 80 रुपये दे रहे हैं। इसी तरह हम कहीं कहीं पे अभी हमने जो एब्जॉर्प्शन पढ़ा या एमलगमेशन पढ़ा, उसके अंदर हमने कहीं पर अपनी जो लाइबिलिटी थी उससे ज्यादा भी पे किए हैं, तो वो क्यों किए? लाइबिलिटी से ज्यादा तो कभी जिंदगी में पे नहीं किया मेरे दोस्त। हाँ, वो डिवेंचर होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए। आप चेक करना, आप जो कह रहे हो मैंने बड़े सब्र तहम्मुल से सुना, अब आप मेरी बात सब्र तहम्मुल से सुनो। हमने सिर्फ डिवेंचर होल्डर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट पे किए, हमने कभी भी अकाउंट पेबल को ज्यादा पैसे अदा नहीं किए। आप चेक कर लेना इस बात को। अकाउंट पेबल को हमने या तो इक्वल पे किया या उससे कम पे किया। हाँ, डिवेंचर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी को कर्जा दिया हुआ था 1 लाख, उन्होंने बोला नई कंपनी आपको 1,05,000 रुपए वापस करेगी, 5,000 एक्स्ट्रा, ताकि वो लोग अपने कर्जे को शिफ्ट कर दें बड़ी कंपनी की जानिब। वरना हो सकता है डिवेंचर होल्डर चलान करने बोले नहीं भाई हमने तो आपको कर्जा दिया था, आप अपने आप को जम कर रहे हो, अमेलगमेट हो रहे हो, एब्जॉर्ब हो रहे हो, हम नहीं जानते, हमें हमारा पैसा वापस करो पहले। तो बड़ी कंपनी उन चाहती है कि अभी हम पैसे नहीं दे सकते उनके,
तो इसलिए बड़ी कंपनी उन्हें घेरने के लिए कहती है आपने तो छोटी कंपनी को 1 लाख का कर्जा दिया था ना, ये लीजिए 1,10,000 रुपए के सर्टिफिकेट, हम आपको 1,10,000 वापस करेंगे। हसन साहब, आपको मेरी बात किसी हद तक समझ आई? जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू अगर सर। आप सच बोल रहे हो, रोजे में है, सच ही बोल रहे होंगे। अगर नहीं समझ आई तो बेफिक्र होकर दोबारा पूछ लें, हो सकता है आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाए। यानी नहीं अकाउंट सर, पेबल तो आमतौर पे उतना ही पे किया जाता है जितना वो होता है, उससे कम पे कर सकते हैं, उसके बराबर पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा पे करने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाँ, अगर जी तुम सर। बोलो सर डिवेंचर पेबल वालों को तो हम 1 लाख रुपए देने होते थे, आप 1,05,000 देते थे, 50,000 देने थे, आप 60,000 दे रहे थे, तो वो क्यों दे रहे थे? मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट बता दिया। इसलिए दे रहे थे कि भैया जिन्होंने छोटी कंपनी को 50,000 रुपए कर्जा दिया हुआ था, आज छोटी कंपनी एमलगमेट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है बड़ी कंपनी के साथ, तो वो अब जब छोटी कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स को बोलेगी हम मर रहे हैं, हम अपना वजूद खत्म कर रहे हैं और हमारे 50,000 जो तुमने हमें दिए थे अब वो तुम्हें तुम्हारी बड़ी कंपनी वापस करेगी, तो डिवेंचर होल्डर बोलेंगे हम तो नहीं जानते बड़ी बड़ी कंपनी को भाई, हम बस तुम हमें हमारा पैसा वापस करो। तो इन्होंने उन्हें लालच देने के लिए ये ऑप्शन रखा कि भाई आपने मुझे तो 50 दिए थे, लेकिन अब आप बड़ी कंपनी के डिवेंचर होल्डर बन गए हो, सर्टिफिकेट नए वाले मिलेंगे और आपको आपके पैसे बड़ी कंपनी वापस करेगी विद प्रीमियम 10,000 एक्स्ट्रा। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर अभी भी नहीं समझे जी तो सर, शुक्रिया। थैंक यू तो सो बस मच। बात आगे बढ़ाता हूँ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी अपने एसेट्स की वैल्यू को कम करती है, अपनी लायबिलिटीज को कम करती है और अपनी शेयर होल्डर इक्विटी को कम करके एक नए शक्ल, एक नई बैलेंस शीट के साथ अपेयर हो जाती है। बिजनेस का नाम वही होता है, सब वही होता है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपका फर्ज है कि जैसे ही मैं ये शीट आपसे शेयर करूं, आप यहां से लेके यहां तक जितना भी है ये जरूर पढ़िएगा। खालिश अंग्रेजी में है लेकिन आसान है बहुत, आप बड़े आराम से पढ़ लेंगे। और देखें बस इतनी सी तो अंग्रेजी है, कभी कभी इतनी अंग्रेजी पढ़ना भी मुनासिब होता है सेहत के लिए, तो जरूर पढ़िएगा, उम्मीद करता हूँ आप पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, मजे की बात है, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से अगर 5 ईयर में 10 सवाल है तो 10 में से 9 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से आए हैं, एक बार एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का सवाल आया है और वो इतना आसान है कि अब आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में वो कंपनी अपने वजूद को खत्म करके एक नए नाम से मार्केट में वजूद में आ जाती है। वही शेयर होल्डर होते हैं, वही लोग होते हैं, लेकिन वो जाके एससीसीबी में रिक्वेस्ट करती है कि हमारी कंपनी का नाम इतना बदनाम हो चुका है कि अब लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। अगर हम अपने आप को लिक्विडेट, अगर हम अपने आप को इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट करके और हम दोबारा से अपने एसेट को कम करके रिटेन अर्निंग को जीरो करके दोबारा से मार्केट में भी आए, तो लोग कहेंगे कि नहीं भाई, ये कंपनी ने तो पहले बहुत डूब गई थी, इसमें पैसे लगाना बेवकूफ़ी है। तो वो लोगों को चकमा देने के लिए, या यूं समझ लो अपने आप को एक नए जज्बे से, एक नए भरोसे से लाने के लिए एससीसीबी में जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने आप को एक्सटर्नल, बाहर वालों के लिए रिकंस्ट्रक्ट करने का एक मौका दिया जाए। तो सर इसमें क्या होता है भाई? इसमें आप अपनी सारे एसेट्स को, अपनी सारी लाइबिलिटी को अपने पास से ट्रांसफर कर देते हो, चले जाते हैं। सर किसके पास? वो जो नए नाम से कंपनी बनती है एससीसीपी में। ना ये एमलगमेशन है ना ये एब्जॉर्प्शन है, लेकिन ये बिल्कुल उसी की तरह का कॉन्सेप्ट है कि ये कंपनी अपने सारे एसेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर देगी जो नए नाम से कंपनी बनेगी। यानी इसके एसेट इसी के पास तो हैं, लेकिन अब वो, जैसे अगर ये कंपनी एबीसी के नाम से ऑपरेट कर रही थी, तो अब इसने जाके एससीसीबी में रिक्वेस्ट दी कि एबीसी को क्लोज कर दें, लिक्विडेट कर रहे हैं और XYZ के नाम से एक नई कंपनी रजिस्टर्ड कर लें। और XYZ जो है वो क्या करेगी? वो टेक ओवर करेगी एबीसी के एसेट और उसकी लाइबिलिटीज और उसे देगी शेयर्स, उतने शेयर जितने उसे देने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एब्जॉर्प्शन नहीं बन गया, बिल्कुल एमलगमेशन जैसा नहीं हो गया। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो बड़ा आसान है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक सवाल मैं आपको जो आया हुआ है वो मैं करवा दूंगा 5 ईयर से, बस एक ही सवाल है, आपको अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगा। बट उम्मीद है मुझे अभी भी मेरी आधी से ज्यादा क्लास इस बात को समझ रही होगी कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है। इसमें एक कंपनी अपने एसेट को अपने आप को ट्रांसफर करती है, लेकिन एक नए नाम से। यानी एबीसी के एसेट अब XYZ के एसेट हो गए। एबीसी के भी मालिक वही थे, XYZ के मालिक भी वही हैं। सर तो फिर क्या ड्रामेबाजी है? बाहर वालों के लिए, लोगों के लिए एबीसी खत्म हो गई। आम पब्लिक के दिमागों में से ये इंप्रेशन खत्म हो जाएगा कि एबीसी एक कंपनी थी लॉस वाली, वो खत्म हो गई। लोग कहेंगे XYZ आई है। बहुत सारों को तो पता ही नहीं होगा XYZ का बैकग्राउंड, कि ये वही एबीसी वाले लोग हैं। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, बस बहुत समझा दिया, इसके बाद मुझे चक्कर आ जाएंगे अगर मैंने मजीद समझाया। ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
3.5 मिनट रह गया भाई, थ्योरी समझा दी है। अब ये सवाल तुम लोग देख लो जरा, पिक्चर ले लो इसकी, शाबाश पिक्चर ले लो फटाफट। ये बहुत बड़ा सवाल है ये, तो पिक्चर क्या लोगे? अल्लाह, ये आज हो जाएगा इतना बड़ा? अल्लाह अकबर, ये एक सवाल करवाने से तुम्हारी तैयारी हो जाएगी मुझे लग रहा है। एक सवाल पढ़ा दूंगा, पूरी फाइबर पढ़ने के काबिल हो जाओगे। अच्छा चलो, जितना ये अभी हो जाता है ना यार, क्या हो गया भाई, जितना ये हो जाता है ना अभी उतना करते हैं, बाकी फिर या तो आज तो खैर ताक रात है, या तो कल दोपहर में एक क्लास रख लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है? नहीं नहीं तैमूर भाई, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एबीसी कंपनी अपने एसेट, एबीसी कंपनी छोटी कंपनी की तरह रिएक्ट करेगी। वो कहेगी मेरे एसेट मेरे पास से चले गए, मेरी लाइबिलिटी मेरे पास से चले गई, और मेरे पास आ गया रिसीवेबल फ्रॉम नई कंपनी, और फिर वो दूसरी एंट्री में वो शेयर्स रिसीव कर लेगी, तीसरी एंट्री में वो शेयर होल्डर इक्विटी क्लोज कर देगी, और चौथी एंट्री में वो शेयर उनके हवाले कर देगी। बिल्कुल एब्जॉर्प्शन एमलगमेशन में जैसे छोटी कंपनी एंट्री बनाती है, वैसे ही एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में पुरानी कंपनी एंट्री बनाएगी, सही है? और बड़ी कंपनी क्या एंट्री बना लेगी? जो नए नाम से कंपनी बनेगी वो क्या एंट्री बना लेगी? वो कहेगी एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, और पेबल टू पुरानी कंपनी क्रेडिट, और फिर उसको शेयर दे देगी। 2 एंट्री बनेंगी उसकी बुक में। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो मेरे दोस्त में आता है बहुत अच्छे से, भरोसा रखो अपने आप पर भी और मुझ पर भी। चलो अब ये सवाल पढ़ते हैं, आखिरी 2-2.5 मिनट, 1-1.5 मिनट रह गया बस। मैं तो भाई अब थोड़ा खामोशी इख्तियार करूंगा, थक गया। अब दोबारा मीटिंग शुरू करेंगे, आप इतनी देर सवाल देख लीजिएगा आराम से, नाम देख लें सारे, अंग्रेजी पढ़ लें। अल्लाह मेरे